एक दिन एक लड़का अपनी चाची के घर आता है कि घर पर ही रात के समय अपनी चाची के घर पर ही रुक जाता है। पर जैसे ही वो दोनों खाना खा करके लेटने का समय होता है, लेटने के लिए जा रहे होते हैं, तभी वो जो लड़का होता है वो अपनी चाची से कहता है कि चाची, आप देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। अब जो चाची होती है वो जैसे अपने भतीजे के मुंह से इन बातों को सुनती है तो वो अपनी भतीजे की इन बातों का कोई जवाब नहीं दे पाती और वो चुपचाप उसकी बातों को सुनती रहती है। तभी जो भतीजा होता है अपनी उस चाची का हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़ने के बाद में वो उनसे कहता है कि चाची, हम आपसे बहुत ही प्यार करते हैं, आप हमें बहुत ही ज्यादा देखने में अच्छी लगती हैं। अब इस तरीके से जब वो अपनी चाची से बात करता है तो जो चाची होती है वो भी अपनी भतीजे की जब उन बातों को सुनती है, इस तरीके की बातों को सुनती है, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने भतीजे की तरफ आकर्षित होने लगती है और फिर वो दोनों रिलेशनशिप में हो जाते हैं। अब उन दोनों को जब कभी भी टाइम मिलता है, जब कभी भी समय मिलता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ में संबंध बनाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। सिलसिला लगातार चलता रहता है। धीरे धीरे लगभग 4 से 5 साल बीत जाते हैं और 4 से 5 साल बीतने के बाद में एक दिन जो चाची होती है वो अपने भतीजे से एक डिमांड करती है, कुछ इस तरीके से कहती है कि जो वो भतीजा होता है जिसकी उम्र अभी मात्र लगभग 20-21 साल के आसपास होती है, वो अपनी चाची की उस डिमांड को पूरी नहीं कर पाता, अपनी चाची को खुश नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो वो चाची होती है वो अपने भतीजे से कहती है कि देखो, अगर आप हमें खुश नहीं रख सकते हैं, आप हमारी डिमांड को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमें आपके साथ रिलेशनशिप में रहने का फायदा ही क्या है। और फिर वो चाची अपने उस भतीजे से कुछ दूरियां बनाने लगती है, उससे दूर हटने लगती है। तभी जो भतीजा होता है वो देखता है कि उसकी चाची जो है अब वो उससे दूर हट रही है, ये चीज उससे बर्दाश्त नहीं होती और फिर वो एक रात अपनी चाची के पास में जाता है और फिर वो अपनी चाची के साथ कुछ इस तरीके से करता है कि जिसकी वजह से जो उसकी चाची होती है उसकी चीख निकल जाती है। और फिर सुबह जब लोगों को इसकी जानकारी होती है, जब सुबह लोग देखते हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं। देख करके लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, आज की ये जो घटना है, बहुत ही अच्छी है, आप लोगों को सीख देने वाली है, सबक देने वाली है। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और अगर आप लोगों को ये सच्ची घटना, ये कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक, शेयर, कमेंट कर अपनी राय में जरूर दें। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक थाना पड़ा करता है मलिहाबाद, और उसी मलिहाबाद थाना के अंतर्गत एक व्यक्ति जिनका नाम प्रशांत कनौजिया, उनकी पत्नी गीता और उनको 2 बेटे होते हैं, जिनमें से जो एक बड़ी बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 6 वर्ष के आसपास होती है, जिसका नाम दीपिका होता है, और उनको एक बेटा होता है जिसकी उम्र लगभग 4 वर्ष के आसपास होती है, जिसका नाम दिव्यांशु होता है। जो प्रशांत होते हैं ये मुंबई शहर में रह करके लॉन्ड्री का काम किया करते हैं और उसी कमाई से अपने परिवार का पालन पोषण किया करते हैं। 2019 की बात है, जिस समय जो प्रशांत होते हैं मुंबई में होते हैं। अचानक एक दिन लॉकडाउन लग जाता है और लॉकडाउन की वजह से जो प्रशांत होते हैं मुंबई में ही फंस जाते हैं, क्योंकि जितने ट्रेनें होती हैं, जितने आवागमन के साधन होते हैं वो सारे बंद हो जाते हैं। सरकार का ऐसा हुक्म होता है, सरकार का ऐसा आदेश होता है कि जो जहां पर है वहीं पर रहे, सुरक्षित रहे। अब इधर जो प्रशांत कुमार की पत्नी गीता देवी जो अपने गांव में रहा करती हैं, अपने घर पर रहा करती हैं, अपने बच्चों की देखरेख किया करती हैं, उनकी परवरिश किया करती हैं। अब जो प्रशांत कुमार जब वहां फंस जाते हैं तो उनके पास में भी तमाम समस्याएं हो जाती हैं। एक दिन अचानक जो उनकी बेटी होती है उसकी तबीयत खराब हो जाती है और जैसे ही उसकी जो तबीयत खराब होती है अपने पति प्रशांत के पास में फोन करती है और फोन करने के बाद में अपने पति को बताती हैं कि बेटी की तबीयत खराब है और यहाँ पर कोई जो साधन है वो चल नहीं रहा है। सारे डॉक्टर
हर जगह इतनी भीड़ लगती है, इसलिए हमें तो बहुत समस्या हो रही है कि आखिरकार हम बेटी का इलाज कैसे जाएं, कैसे करवाएं। तभी जो प्रशांत होते हैं वो कहते हैं कि देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इसके लिए कोई रास्ता निकालते हैं, कोई विकल्प ढूंढते हैं। अब गांव में है प्रशांत के एक भाई रहा करते हैं और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है विकास। विकास की उम्र उस समय लगभग वही 20-21 वर्ष के आसपास होती है। अब वो अपने भतीजे विकास को फोन करते हैं और फोन करके अपने भतीजे से कहते हैं कि जो आपकी बहन है उसकी तबीयत खराब है, दीपिका की तबीयत खराब है और आपकी चाची घर पर अकेली हैं, वो घबरा रही हैं क्योंकि कोई साधन नहीं चल रहा है, इसलिए कहीं से जो बेटी है उसका इलाज करवा दो और चाची की देखरेख करते रहना, क्योंकि मैं इस समय जो लॉकडाउन में यहाँ फंसा हूं, आ नहीं सकता हूं। तब जो विकास होता है वो कहता है कि ठीक है, परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, हम उसका इलाज भी करवा देंगे और चाची को भी अगर किसी चीज की समस्या नहीं होने देंगे, जो भी उनकी जरूरत होगी वो हम समय समय पर पूरा करते रहें। विकास अपनी बाइक लेता है और बाइक लेकर के फिर वो उस बेटी को और अपनी चाची को और उस बेटी को अस्पताल लेकर के जाता है, जहां पर उसका इलाज होता है और इलाज होने के बाद में उसको दवा दिलवाता है और दवा दिलाने के बाद में फिर वो तीनों घर वापस आ जाते हैं। तभी उस दिन क्योंकि बेटी की तबीयत खराब होती है, जिस वजह से जो गीता होती है वो अपने भतीजे विकास से कह देती है कि आज आप यहीं पर सो जाइए, क्योंकि अचानक अगर रात में कोई दिक्कत हो जाएगी, अगर अचानक दीपिका को रात में कोई दिक्कत हो जाएगी तो फिर मैं किसके पास में जाऊंगी। अब जो विकास होता है वो वहीं अपनी चाची के पास ही, चाची के घर पर ही सो जाता है, सोने के लिए रुक जाता है। तभी जैसे ही वो अपने चाची के साथ में खाना खाता है और खाना खाने के बाद में जो उसकी चाची होती है, गीता होती है, वो उसका बिस्तर लगाती है और बिस्तर लगाने के बाद में विकास जब अपने बिस्तर पर लेटने के लिए जाता है और लेट जाता है, तभी उसके मन में जो अपनी चाची को देखता है, चाची की उम्र भी लगभग वही 30 वर्ष के आसपास होती है। अब वो देखता है तो उसका जो मन में उसके विचार आते हैं, वो अपनी बात अपनी चाची से कह देता है। वो चाची से कहता है कि चाची, आप तो देखने में बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं और हमें आप बहुत ही अच्छी लगती हैं, हमें आपसे प्यार हो गया है। तभी जो गीता होती है वो विकास की बातों का कुछ जवाब नहीं देती और चुपचाप उसकी बातों को सुनती रहती है। अब विकास की जो हिम्मत होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। अब विकास अपनी चाची का हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़ने के बाद में वो अपने पास में बिठा लेता है और बिठाने के बाद में वो कहता है कि चाची, आपने हमारी बात का कुछ जवाब नहीं दिया, और फिर वो उसके बदन पर हाथ फेरने लगता है। अब जो गीता होती है वो भी, क्योंकि जो उसका पति प्रशांत होता है वो काफी दिनों से यहाँ पर आता नहीं है, अब वो भी अकेले रहती है, जवान होती है। अब एक जवान लड़के का जो हाथ उसके बदन को स्पर्श करता है तो उसके शरीर में भी आग जैसी जलने लगती है। अब वो अपने आप को रोक नहीं पाते और उसके बाद में उसी रात वो दोनों एक दूसरे के साथ में संबंध बना लेते हैं। अब जैसे एक दिन ये हो जाता है, अब उन दोनों की ये आदत पड़ जाती है, क्योंकि इधर जो गीता होती है वो भी अकेले होती है और उधर विकास जिसकी उम्र लगभग 20 से 21 वर्ष की होती है। अब वो दोनों एक दूसरे से जब भी मन होता है, विकास अब अक्सर वहीं अपनी चाची के घर पर ही सोने लगता है। अब जो पास पड़ोस मोहल्ले के गांव के लोग होते हैं उन्हें भी कोई शक नहीं होता, क्योंकि उनका रिश्ता ही चाची भतीजे का होता है और सब लोगों को लगता है कि आखिरकार वो उसका भतीजा है, उसका लड़का है, और जिस वजह से वो दोनों एक साथ में रहते हैं। अब इधर इन दोनों की जो जरूरतें हैं वो पूरी होने लगती हैं। जैसे ही लगभग 1-2 साल का समय बीतता है, अब 1-2 साल का समय बीतने के बाद में जो विकास होता है, अब वो सोचता है कि आखिरकार हमको भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि विकास इस समय काफी कर्जे में हो जाता है। वो अपनी चाची को महंगे महंगे गिफ्ट, महंगे महंगे कपड़े, खाने पीने की चीजें वो लेकर के आता है और अपनी चाची के देता है। अब इधर चाची भी खुश रहती है। अब तभी उसके पास में काफी कर्जा हो जाता है। तब एक दिन वो विचार करता है कि आखिरकार अब हमको कुछ पैसे कमाना चाहिए। अब उसका एक दोस्त होता है जो विदेश में रहा करता है। अब वो अपने दोस्त से बात करता है
बात करने के बाद में जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर आपको आना है तो आप एक वीजा बनवा लीजिए और आ जाइए। तभी वो अपने कुछ दोस्तों से और पैसे लेता है। पैसा लेने के बाद में अपने घर वालों से कुछ पैसा लेता है और उसके बाद में वो अपना एक वीजा बनवाता है। वीजा बनवाने के बाद वो विदेश चला जाता है। अब जैसे वो विदेश जाता है, विदेश पहुंचता है, इधर जो चाची गीता होती है, अब जैसे विकास विदेश चला जाता है तो गीता का यहाँ पर अकेले मन नहीं लगता। अब वो भी विकास के पास में बार बार फोन करके कहती है कि आप बिना बताए विदेश क्यों चले गए, हमें आपके बगैर अच्छा नहीं लगता है। अभी मात्र विकास को गए हुए 2 ही महीने होते हैं। अब विकास भी जैसे ही अपनी चाची की इन बातों को सुनता है, विकास को भी कहीं ना कहीं वहां अच्छा नहीं लगता है और 2 महीने में ही विकास जो होता है वो विदेश से वापस आ जाता है। अब इस तरीके से विकास के ऊपर करीब 3 लाख रुपए का कर्ज हो जाता है, क्योंकि पहले से भी वो पहला कुछ कर्ज ले चुका होता है और उसके बाद में वो कुछ पैसे और ले लेता है। पासपोर्ट वीजा बनवाने के लिए, विदेश जाने के लिए कुछ और पैसे ले लेता है और उसका ये प्लान होता है कि विदेश में जाएंगे, पैसा कमाएंगे और उसके बाद में जिससे हमने कर्ज लिया है उसको वापस कर देंगे, वहां से पैसा भेज देंगे। पर 2 ही महीने में वहां से वापस आ जाता है, इसलिए जो उसका कर्ज होता है वो कम ही नहीं होता। अब इधर फिर जो गीता और विकास होते हैं वो एक दूसरे के साथ में फिर रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। तभी अब विकास यहीं पर एक काम की तलाश करने लगता है। अब उसे एक दुकान में एक 10,000 रुपए की नौकरी मिल जाती है और अब वो उस दुकान में सुबह 9 बजे के करीब जाता है, शाम को 8 बजे 7 बजे के करीब वापस आता है। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है, साल 2024 आता है और साल 2024 में करवा चौथ का दिन होता है। करवा चौथ के दिन गीता व्रत रखती है और वो व्रत भी ये समझिए कि विकास के लिए ही रखती है, क्योंकि उस दिन भी जो प्रशांत होते हैं वो मुंबई में होते हैं और गीता यहां विकास के साथ ही विकास का चेहरा देख करके ही पानी पीती है। अब इस तरीके से इन दोनों के बीच में सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होता है। जनवरी 2025 जैसे ही लगता है, अब जो विकास होता है वो गीता के घर पर जाना बंद कर देता है और वो अब अपने घर पर ही रहने लगता है। तभी 16 जनवरी की सुबह जो गीता के पिता होते हैं वो गीता के मोबाइल पर फोन करते हैं, पर गीता उस फोन को रिसीव नहीं करती। अब कई बार जो गीता के पिता होते हैं वो कई बार गीता के मोबाइल पर बार बार नंबर लगाते हैं, बार बार ट्राई करते हैं, पर गीता का मोबाइल रिसीव ही नहीं होता। अब वो परेशान होने लगते हैं और परेशान होने के बाद में फिर वो अपने दामाद प्रशांत को फोन लगाते हैं और प्रशांत से कहते हैं कि गीता का मोबाइल हम सुबह से ट्राई कर रहे हैं, गीता हमारा फोन ही नहीं उठा रही है। तब जो प्रशांत होता है वो भी अपनी पत्नी गीता के पास में फोन करने लगता है, पर प्रशांत का भी फोन गीता नहीं उठाती है, प्रशांत के फोन का भी जवाब नहीं देती है। तभी जो गीता के पिता होते हैं वो कहते हैं कि चलिए ठीक है, अब आप तो मुंबई में हैं, मैं जाता हूं, मैं देखता हूं कि आखिरकार बात क्या है। अब जो गीता के पिता होते हैं वो अपनी गाड़ी उठाते हैं और गाड़ी उठा करके वो गीता के घर आ जाते हैं। अब गीता के घर आने के बाद में वो आवाज देते हैं तो देखते हैं कि जो दरवाजा होता है, मेन गेट होता है, वो अंदर से लॉक होता है। अब वो बार बार वहां पर आवाज देते हैं, वहां कोई दरवाजा ही नहीं खोलता, अंदर से कोई आवाज ही नहीं आती। तभी मोहल्ले के लोग इकट्ठा होते हैं, उसके बाद में वो दरवाजा तोड़ते हैं, दरवाजा तोड़ करके वो लोग घर के अंदर जाते हैं। अब अंदर जाते हैं तो अंदर का नजारा देख करके जो गीता के पिता होते हैं वो चौंक जाते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं वो लोग भी चौंक जाते हैं, क्योंकि अंदर का नजारा ही कुछ ऐसा होता है। गीता के आंगन में गीता की लाश पड़ी होती है और उसके जो शरीर होता है उसके शरीर से उसका सर अलग होता है और बगल में ही गीता की 6 साल की मासूम बेटी की लाश पड़ी होती है। ये देख करके सारे लोग हैरान होने लगते हैं, चौंक जाते हैं। उसके बाद में पुलिस को सूचना दी जाती है। अब पुलिस मौके पर पहुंचती है, उधर प्रशांत को सूचना दी जाती है। प्रशांत भी जैसे ही सुनता है कि जो उसकी पत्नी गीता है, जो उसकी बेटी है, उसकी किसी ने हत्या कर दी है, प्रशांत भी वहां तुरंत फौरन पे टिकट करवाता है और टिकट करवाने के बाद में वो तुरंत अपने घर आता है। अब इधर पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस गीता की और उसकी बेटी की लाश को कस्टडी में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब इधर पुलिस ये जांच चालू कर देती है कि आखिरकार क्या मामला है, कौन हो सकता है जिसने गीता और उसकी बेटी की हत्या की। हर एंगल से पुलिस इस केस की जांच करती है। वो ये जानने की कोशिश करती है कि जिससे गीता का लगाव हो या फिर कोई ऐसा दुश्मन हो, किसी से ऐसी रंजिश हो, पर पुलिस को कोई ऐसा क्लू नहीं मिलता है जिससे यह जाहिर हो सके कि गीता की हत्या किसने की है। अब पुलिस के पास में एक लास्ट विकल्प बचता है
तब पुलिस जो गीता का मोबाइल होती है उसको चेक करती है, गीता के मोबाइल के नंबर को, कॉल डिटेल को चेक करती है। तब उसमें जो नंबर होता है वो विकास का होता है, जिस नंबर पे पुलिस देखती है कि करीब 11 महीने में 1700 बार बात की जाती है। अब पुलिस ये देख करके चौंकती है और उसके बाद में वो विकास को बुलाती है। जो विकास भी उसी भीड़ पर खड़ा होता है, गांव वालों के साथ में खड़ा होता है, वो भी रो रहा होता है। अब पुलिस उस विकास को थाने बुलाती है और थाने बुलाने के बाद में वो उससे पूछती है कि आखिरकार आपके नंबर पर आपकी चाची से इतने बार बात हुई, क्या रीजन था, क्या कारण था कि आप लोग इतनी बार बात किए हैं। विकास पुलिस को बताता है कि साहब ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे चाचा जो मुंबई में रहते थे, कोरोना का समय था, उसके बाद में हमारी चाची जो यहाँ अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में अकेले रहती थी, उनकी देख रेख की जिम्मेदारी चाचा ने हमें दी थी और इसलिए हमारी उनकी बात होती थी। पर पुलिस को यह बात हजम नहीं होती। पुलिस को कहीं ना कहीं यह डाउट होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक सीमा होती है बात करने की, जरूरत की एक सीमा होती है। इंसान दिन में एक बार फोन करेगा, 2 बार फोन करेगा, 11 महीने में 1600 बार मायने रखता है। अब पुलिस विकास के मोबाइल को लेती है और विकास के मोबाइल का व्हाट्सएप चेक करती है, उधर गीता के मोबाइल का व्हाट्सएप चेक करती है। विकास के मोबाइल पर कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं, आपत्तिजनक फोटो होते हैं, आपत्तिजनक वीडियो होते हैं। अब जैसे ही पुलिस इन सारी चीजों को पाती है, ये सारे क्लू मिल जाते हैं, पुलिस को ये पूरा विश्वास हो जाता है कि आखिरकार कुछ तो गड़बड़ है। अब वो विकास के साथ में सख्ती से पूछताछ करने लगते हैं और जब पुलिस विकास के साथ सख्ती से पूछताछ करती है तो जो विकास होता है वो टूट जाता है और टूटने के बाद में पुलिस को बताता है कि साहब और मेरे बीच संबंध थे। करवा चौथ के दिन जो मेरी चाची होती है मुझसे महंगे महंगे गिफ्ट, महंगी साड़ी की डिमांड करती है, पर मेरे पास में पहले से ही इतना ज्यादा कर्ज होता है, जो पैसे मैंने चाची के पीछे ही खर्च किया था, मैं अपने वो महंगे गिफ्ट, वो महंगी साड़ी अपनी चाची को नहीं दिला पाता और जिस वजह से जो गीता होती है वो नाराज हो जाती है और अब वो मुझसे दूरियां बनाने लगती है। और मुझे यह बात समझ में ही नहीं आती है कि आखिरकार गीता मुझसे अब दूरी क्यों बना रही है। तभी साहब मैं 15 जनवरी को जो घर का एक बाहर खंभा होता है, घर के बाहर एक खंभा होता है, उस खंभे से छत पर जाकर के फिर छत से वो आंगन पे उतरता है, वहां पर जाता हूं और जाने के बाद में मैं किचन में पहुंचता हूं। किचन में पहुंचने के बाद मैं किचन के कुछ बर्तनों को गिराता हूं जिससे कि आवाज होती है और उस आवाज को सुन करके गीता की नींद खुलती है और उसके बाद में गीता किचन में आती है और जैसे ही गीता किचन में आती है उस समय विकास गीता से पूछता है कि आखिरकार क्या बात है, आप हमसे क्यों अलग हो रही हैं, क्यों दूरी बना रही हैं। तब जो गीता होती है वो विकास से कहती है कि देखो आप मेरे भतीजे हो, आप यहां इतनी रात को आप यहां क्या लेने आए। तब जो विकास होता है वो कहता है कि मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं, मैं केवल ये जानने के लिए आया हूं कि आखिरकार मैंने ऐसी क्या गलती की है जिसकी वजह से आप हमसे दूरी बना रही हो। तब गीता कहती है कि आप मेरे भतीजे हो, अपनी मर्यादा में रहो। विकास गीता से कहता है कि अभी तक जब आप हमारे साथ में रिलेशन में थी, आप हमारे साथ संबंध बनाती थी, तब आप ये क्यों भूल गई थी, तब आपको नहीं याद था कि मैं आपका भतीजा हूं या फिर आप मेरी चाची हैं। गीता कहती है कि जो हो गया वो हो गया, पर मैं अब आपके साथ में रिलेशन नहीं बनाना चाहती हूं, मैं अब आपके साथ में कोई संबंध नहीं रखना चाहती। विकास को ये बात बहुत ही ज्यादा खराब लग जाती है। विकास सोचता है कि आखिरकार मेरे ऊपर आज लाखों रुपए का कर्ज है, वो इस गीता की वजह से है और इस बात को लेकर के उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। तभी जो विकास होता है, एक वहां पर डंडा पड़ा होता है, वो गुस्से में डंडे को उठाता है और अपनी चाची के सर पर मार देता है। जिस समय तब जो गीता होती है वो वहीं पर गिर जाती है और जो गीता की बेटी दीपिका होती है उसकी भी नींद खुल जाती है और नींद वो घर में जैसे ही आवाज सुनती है उसकी नींद खुलती है और वो भी बिस्तर से उठ करके अब अपनी मां के पास जाने लगती है। अब विकास को ऐसा लगता है कि जो दीपिका है उसने सब कुछ देख लिया है, सुबह पुलिस को, सारे लोगों को सब कुछ बता देगी, इसलिए वो दीपिका को भी मार देता है। और उसके बाद में जो वहीं पर एक धारदार गड़ासा रखा होता है, कुल्हाड़ी रखी होती है, गड़ासा रखा होता है, उस गड़ासे से उसकी गर्दन काट करके अलग कर देता है। वो उस हथियार को धुलता है और धुलने के बाद में अपने हाथ पैर धुलता है और हाथ पैर धुल करके फिर वो उस हथियार को
छुपा करके वो सुबह उठते ही अपने दुकान चला जाता है। उसे ऐसा लगता है कि आखिरकार इस विषय में किसी को कोई जानकारी नहीं होगी, इस विषय में कोई कभी किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। पर दोस्तों कहते हैं कि चोर गलती करने वाला कितना ही होशियार क्यों ना हो, कितना ही शातिर क्यों ना हो, कुछ ना कुछ सुराग उससे छूट ही जाते हैं। और यहां पर भी वही होता है। दोस्तों ये सोचने की जरूरत है कि कोई भी इंसान गलत करके कभी बच ही नहीं सकता। आज नहीं तो कल उसके जो कारनामे हैं, उसके जो पाप है, उसके पापों की सजा उसे जरूर मिलती है। पुलिस विकास को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके उसे जेल भेज देती है। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।